हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOC 102 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विद आंसर्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अभी जून के एग्जाम होने वाले हैं 2025 में। इसके बाद दिसंबर में होंगे, फिर 26 में, फिर 27 में। तो अगर आप कभी भी देख रहे हो किसी भी साल में ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन पेपर्स है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आज आंसर्स के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस वो है जो कि एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जब आपको आपके सामने ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आपको यकीन होगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। सीधी सी बात, ठीक है। तो ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने सॉल्व किया है उठा के। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो है अटेम्प्ट किए थे, जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। और भारत का समाजशास्त्र पार्ट 1, 100 मार्क्स, 3 घंटे। अब देखो, ये सोशोलॉजी जो शब्द है ना, सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये मेरा एक तरीके से फेवरेट सब्जेक्ट है, आप मान सकते हैं। और आप मुझ पे इस सब्जेक्ट के लिए विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, इग्नू में भी। और इग्नू से पहले भी मैंने सब्जेक्ट हमेशा पढ़ा है, ठीक है। एग्जाम के स्कूल टाइम में भी मैंने ये मेरा सब्जेक्ट था ये शुरू से ही। तो मतलब सोशोलॉजी मेरा, आप मेरे सोशोलॉजी के मामले में तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो कि मैं अच्छा ही पढ़ाऊंगा सोशोलॉजी औरों के मुकाबले, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं आंसर्स के रूप में, और सिंपल क्वेश्चंस के रूप में कराए हैं मैंने। मतलब आंसर्स जो होंगे बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा मैं आपको, और लिखी जो होगी वो भी आसान लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। और बस आपको बस वीडियो को देखना है, वॉच करना है। कुछ लोग सुन सकते हैं अगर उनको सुनना है तो, लेकिन देखना भी है, क्योंकि पॉइंट्स बताऊंगा तो वो देखना है, तभी तो आप उसको लिख पाएंगे ना एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आप समझ जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशियोलॉजी को पढ़ा है तो। कह रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण एक शब्द है, राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है। सेकंड चीज है, राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों की जो है हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय एकीकरण से मतलब क्या है कि भाई पूरा देश एक हो, सारे धर्म जात वर्ग और जितने भी भाषा के लोग हैं वो सब एक हो जाए, साथ में मिलके काम करे, एक दूसरे से घृणा ना करे, ठीक है। एक दूसरे के लिए कोई तरीके से भेदभाव पैदा ना हो किसी के अंदर, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है। देश के अंदर हर जाति के, हर धर्म के, हर भाषा के, हर संस्कृति के लोग एक साथ रह के काम करें। एक तरीके से एक प्रक्रिया जो होती है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर एकता पैदा होती है सभी को लेके, चाहे हमारे अड़ोस में, पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं हमारे से, चाहे वो अलग भाषा बोलते हों, चाहे उनका धर्म, उनकी जाति, उनकी संस्कृति अलग हो, डजेंट मैटर, पर वो एकता को फैला, मतलब वो हमारे अंदर एकता पैदा करेगा, ठीक है। अगर हम व्यक्तिगत क्षेत्रों का जो है एक साथ लेके आते हैं लोगों को, तो और संबंधता जो है वो एक दूसरे में रहेगी। साझा पहचान हमारी, ऑब्वियसली हम इंडिया के निवासी है तो हमारी पहचान भी साझा ही है। तो हम लोग ये समझ पाएंगे, ठीक है। हमारे अंदर एक भावना पैदा होगी कि हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं ये, ठीक है। इसमें चुनौतियाँ क्या है भाई, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये है कि इसमें चुनौतियाँ क्या-क्या हो सकती है, कि ये जो मतलब चुनौती वो जो हमें अलग करती है एक दूसरे से, हमें अपने जो अपने पड़ोसी हैं, जिनके धर्म हमसे अलग हो सकता है, जिनकी भाषा हमसे अलग हो सकती है, उनसे हमें अलग कौन करता है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ऐसा करने में मजबूर करती है, जैसे कि सांप्रदायिकता। ठीक ही है। मतलब कहने का मतलब कि एक तरीके से किसी और के धर्म के प्रति घृणा होना हमारे अंदर, ठीक है? और उसके धर्म के प्रति इंटरेस्ट ना होना, ये हमारे अंदर सांप्रदायिकता पैदा करता है कि हमें लगता है कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि दूसरे का धर्म के अंदर क्या अच्छाइयाँ है, तो हम अपने धर्म को कैसे अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमें ये ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए किसी और चीज़ों से, किसी और देशों से, कि अपने धर्म को भी हम मानें और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म को हम बुरा ना बोलें। अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट बुरा भी ना बोले, राइट। तो ये सांप्रदायिकता है। दूसरी चीज क्षेत्रवाद, यानी कि हम लोग अपने क्षेत्र से इतना प्यार करते हैं कि दूसरों को क्षेत्र को हमें पड़ी नहीं है ना। मैं दिल्ली में रहूंगा तो मैं दिल्ली के गुणगान गाऊंगा और उसी को ही बोलूंगा कि भाई यही अच्छी सबसे ज्यादा। जरूरी थोड़ी ना, क्या पता गोवा बहुत अच्छा हो, क्या पता सिक्किम बहुत अच्छा हो, क्या पता जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा हो, क्या पता गुजरात बहुत अच्छा हो। तो कोई भी क्षेत्र जो है जिसमें वो लोग रहते हैं उनके लिए उतना उसका क्षेत्र महान होता है। ऑब्वियसली कोई उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे के क्षेत्र को बुरा बोलने लगते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है, जैसे कुछ लोग हम मैं सुनता हूँ कि बोलते हैं कि बिहारी जो है वो, ये जो बिहार से जो लोग आते हैं बेसिकली वो लोग बुरे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षेत्रवाद का मतलब यही होता है कि हम लोग जो है दूसरे के क्षेत्र को बुरा बोलने लगते हैं कि ये क्षेत्र खराब है, ये गंदा है, वो ऐसे है, वो वैसे है। तो
इसको क्षेत्रवाद कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जातिवाद, सबसे बड़ा जो हमारे समाज को बांटने का काम करता है वो जातिवाद है, ठीक है। मतलब एक समुदाय तो बहिष्कृत है समाज से, और कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि जो है राजा बन के बैठे हुए हैं, तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम वाली बात है। भाषा विज्ञान, इसका मतलब कि बहुभाषा बोलते हैं भारत में, 22 भाषा हैं। ऑब्वियसली जो एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 22 है, बाकी उसके अलावा भी दुनिया भर की भाषाएँ हैं। बोलियाँ तो अनगिनत है, ठीक है। अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग क्षेत्रों में बोलियों की भरमार है इंडिया में, ठीक है। बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। दिल्ली में ही देख लो आप, दिल्ली में नॉर्मल लैंग्वेज जो दिल्ली में इसमें बोलता हूँ, वो नॉर्मल लैंग्वेज है, बंदा, बंदी ऐसे कोई बोलते हैं लड़के लड़कियाँ। और और राज्यों में जाएँगे तो आपको अलग तरीके का जो तहज़ीब है वो मिलेगी लखनऊ में, ठीक है? और मतलब और हम बात करें हॉस्पिटैलिटी की, जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा मतलब बिहेव किया जाता है, तो राजस्थान में। तो मतलब अलग-अलग हमारे राज्य हैं, भाषा के आधार पे बँटे हुए हैं बेशक, लेकिन हमारी जो देश है, जो हमारा राष्ट्र है, वो तो एक ही है ना। आर्थिक आर्थिक असमानता का मतलब ऑब्वियसली हमारे अंदर जो है वर्ग में असमानताएँ हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग मिडल क्लास के हैं। तो ये असमानता भी है जो हमें अलग करने का काम करती है। सांस्कृतिक भेदभाव जो है ये भी एक चीज़ है। हमारे अंदर जो कल्चरल डिफरेंशिएट है, कि भई मेरा कल्चर तो अलग है, तेरा कल्चर अलग है, तो हम लोग अलग-अलग हैं। तो ये वाली चीज़ जो है हमें विभाजित करने का काम करती है। और वोट बैंक की राजनीति, सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे लिए वो पॉलिटिक्स, और हमारे देश के लोग समझने की जो है बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो हमें कितना जो है खतरा पहुँचा रही है अभी फ़िलहाल में। हमें अपने आप से लड़ा रही है, हम अपने आप से मतलब हमारे जो देश के निवासी है, हमें उनसे लड़ा रही है, ताकि हम जो काम जो नहीं हो रहे हैं, उन पे ध्यान ही ना दे पाएँ, है ना? मतलब जो मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो यही काम करती है। मोस्टली क्या, सारी लगभग यही पार्टी काम करती है। कुछ ही होंगी जो मतलब काम पे ध्यान देती हैं, जो काम करती है। उग्रवाद, आतंकवाद, तो ये भी एक बड़ा जो है होता है कि अभी जैसे कि पहलगाम में अभी जो अटैक हुआ, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि एक इमेज बन गई लोगों के दिमाग में कि देखो हिंदुओं को मार रहे थे, मुसलमानों को नहीं मारा उन्होंने। तो क्या पता एक उसके पीछे कोई साजिश हो किसी भी चीज़ की, मैं नहीं कह रहा कि आतंकवादी हो, क्या पता कोई और व्यक्ति बैठा हो उसके पीछे। तो मतलब कुछ भी हो सकता है कि भई उग्रवाद फैलाया जा रहा है कि भई दूसरे धर्म के प्रति हम जो है अपने अंदर घृणा पैदा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे समाज को बाँटने का काम करती है। हमारे अंदर जो एकीकरण है उसको आने नहीं देती है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है निर्जातीयता क्या है? ठीक है? निर्जातीयता क्या है? इस संदर्भ में पॉल ब्रॉस के विचारों की व्याख्या कीजिए। निर्जातीयता मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, निर्जातीयता का मतलब क्या होता है, यानी कि जो एक समाज के, एक धर्म के, एक संस्कृति की, एक भाषा के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं निर्जातीयता। मतलब हमारे सगे संबंधी जो होंगे, जो जैसे कि आपके कोई दोस्त वगैरह, मतलब दोस्त नहीं कह रहा मैं, आपके जो रिश्तेदार है, ठीक है? आपकी मम्मी जहाँ पे जहाँ की रहने वाली थी, ठीक है? यानी कि जहाँ की आपकी नानी-नाना है, और आपके और भी जो भी रिलेटिव होते हैं, जैसे कि हमारी बुआ होती है, तो वो सभी जो है हमारे निर्जातीयता है, मतलब हमारी जाति है उनके अंदर, है ना? हमारी जाति के तो लोग होते हैं, हम इंडिया में यही तो है, नॉर्मल चीज़ है कि हम अपनी जाति में ही शादी करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं निर्जातीयता, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे एक जो कड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉल ब्रॉस करके एक व्यक्ति है, उनके विचार क्या है? तो आपकी बुक में दिया होगा, आप उनको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी मैं बता ही दूँगा आपको, ठीक है? ठीक है। अब बेसिकली निर्जातीयता का एक और मतलब लिखा हुआ था मैंने छोटा-सा कि अपनेपन की भावना, ठीक है? मतलब जो लोग होते हैं उनमें अपनेपन की जो भावना होती है तो उसको बोलते हैं निर्जातीयता, ये तो यार सगा वाला है, ठीक है? इस तरीके से। पॉल ब्रॉस के विचार की बात करें तो क्या कहते हैं ये कि भाई सामाजिक और राजनीतिक निर्माण के रूप में जातीयता कुछ कुछ नहीं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो इन चीज़ों को। एग्ज़ाम्पल समझने के लिए, ठीक है? बहुत सारे लोग ऑफ़ेंस हो जाते हैं कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ऐसे आप ऑफ़ेंस मत होइए। जाति समय-समय पर विकसित और परिभाषित की जाती है। ऑब्वियसली जो कास्ट है ना, अब वो पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू बार-बार जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है कि देखो, ये धर्म देखो, ये धर्म देखो। तो वो धर्म को उजागर करके जो है हमें क्या दिखाता है कि उस धर्म को देखो, बस काम मत देखो। जाति देखो बस, एक व्यक्ति की देखो, जाति के भी लोग कितना आगे निकल गए हैं, तुम तो निकल ही नहीं पाए हो।
तो एक दूसरे के प्रति भड़का के हमें जो है अपनी वोट बैंक हासिल करना, उसको हम जो है यहाँ पे पॉल ब्रॉस के नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉल ब्रॉस क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो ये वाला काम करती है कि वो हमें अब बांटने का काम करती है। ठीक है, हमारी जाति को दिखा के कि देखो जाति, काम मत देखो जाति देखो तुम लोग कि भाई देखो जाति का है ये आगे निकल रहा है, तुम पीछे हो, मारो इनको। तो ये वाली जो है पॉल ब्रॉस के विचार है। दूसरी चीज, केंद्रीकृत राज्य की भूमिका, यानी कि नए राज्यों के उदय से भी निर्जातिता की भावना पैदा होती है। यानी कि कुछ नए नए स्टेट्स आए शुरुआत में, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ समय तक जो है तो नहीं हो पाए, लेकिन 60 के बाद जो है 1960 के बाद कुछ नए नए राज्य आने लगे। ठीक है, मतलब भाषा के आधार पे जैसे कि महाराष्ट्र और मतलब बहुत सारे अलग अलग राज्य बने, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं अभी। ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मतलब गुजराती बोलने वाले तो गुजरात, तो इस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों का निर्माण होता है। तो क्या होता है पता है, निर्जातिता पैदा होती है, लोग अपना समूह बना लेते हैं कि भाई हमें भी अपना एक अलग राज्य चाहिए। इस तरीके से अब एक कास्ट के लोग आके जो है अपना एक पूरा समूह बना लेंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे को खालिस्तान चाहिए, हमारे को अलग राज्य चाहिए। तो ये एक तरीके से जो है खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, पॉल ब्रॉस के विचार की बात कर रहा हूँ मैं, सीरियसली मत लेना। अभिजात वर्ग की प्रतिस्पर्धा और हेर फेर, बेसिकली अभिजात वर्ग की प्रतिस्पर्धा निजाति से जुड़ी है। मतलब क्योंकि अभिजात वर्ग कौन है, जो समुदाय जो काम करता है, जो एम्प्लॉयमेंट में जो है, मजदूर जिसको बोलते हो ना आप लोग, मजदूर जो होते हैं उनको हम निर्जातिता मतलब उनको बोलते हैं अभिजात वर्ग, जो पिछड़े हुए समाज होते हैं। जो मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वैसे नहीं, मैं आर्थिक रूप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। तो ये क्या क्या होता है इनके अंदर कि ये एक दूसरे को ही कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के सामने ही। कहने का मतलब एक फैक्ट्री में दो लोग काम कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए मानो, तो बॉस क्या करेगा, वो बोलेगा दूसरे वाले से जाके पहले कि भाई देख वो वाला अच्छा काम कर रहा है, तू नहीं करेगा तेरे को सैलरी कम मिलेगी। तो फिर वो क्या करेगा, कंपटीशन में आके वो ज्यादा काम करेगा, फिर वो जो दूसरे वाले के पास जाएगा, पहले वाले के पास, बॉस जो है वो उससे बोलेगा कि देख वो वाला काम बहुत ज्यादा कर रहा है, तू बहुत कम कर रहा है, ये तेरे को निकालना पड़ेगा। तो फिर वो कंपटीशन इन दोनों के बीच में खड़ा कर देगा वो बॉस आके। तो ये इसको बोलते हैं निर्जातिता में जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होती है हमारे अंदर कि भाई कंपटीशन पैदा होता है बेसिकली। जैसे कि एग्जाम टाइम में नहीं होता था कि कोई बच्चा अगर कुछ जैसे कि कुछ बच्चे हम पढ़ाकू होते हैं एग्जाम मतलब क्लास में, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो ऐसा ही जो है यहाँ पे भी हुआ। तरलता और आकस्मिकता, यानी कि जाति की जो सीमाएं हैं ना वो निर्धारित नहीं है कहीं पर भी कि जाति क्या है कैसे है। मतलब अपने हिसाब से लोग जो है जाति को बना देते हैं, लोग नहीं बनाते बेसिकली। जो नेता वगैरह जो होते हैं ये बड़े बड़े ये लोग जो है जाति को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर देते हैं। तो उसी को कह रहा है कि सीमा निर्धारित नहीं है कि जाति का मतलब क्या है असली में। ठीक है, कुछ भी को भी कोई भी कुछ भी मतलब जाति का मतलब बोल देता है कि ये जाति है। तो ये कह रहे हो। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, संयुक्त परिवार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, परिवार में संयुक्ता का निर्माण कैसे होता है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये लिखा है और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है। संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली जो होती है, उसका बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि मतलब क्या है। ठीक है, और जो संयुक्त फैमिली साथ में रहती है इसका कारण क्या होता है, मतलब संयुक्ता जो है उनके बीच में, उसका रीजन क्या होता है। तो ये रीजन बहुत थोड़ा मुश्किल है बताना, पर हमें ये तो पता है जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है। ठीक है, इतना तो आप लिख ही देंगे। तो ये मैंने लिख दिया है वैसे कि भाई जॉइंट फैमिली जहाँ एक परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रह रही छत के नीचे रहती है, उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। उसमें अपने हमारे दादा होंगे, ठीक है, हमारे फादर के हम बच्चे होंगे, और हमारे जो फादर के भाई हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, तो उन दोनों के बच्चे रहते होंगे, वो रहते हैं, उन दोनों के बच्चे रहते हैं। तो ये जो है पीढ़ियां होती है एक साथ रहने वाली। और इसके पीछे एक शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति। जैसे कि हमारे जो दादा होंगे वो अदृश्य शक्ति के रूप में काम करेंगे, वो जो बोलेंगे उनके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो फैमिली है वो साथ में रहेगी। इसमें समान संसाधन जो है सबके अंदर सबके पास होते हैं, समान रिसोर्सेज सबके पास होते हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो घर में सभी की हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। जिम्मेदारियां होती है सबके पास अलग अलग, कि भाई तू खाना लेके आएगा, है ना, सब्जी खरीदने का काम तेरा है, बनाने का काम तेरा है, और घर का जो और खर्चा होता है वो तेरा है। इस तरीके से जैसे कि बिजली का बिल भरने का काम तेरा होगा। तो ये साझा काम दिया जाता है सबको। ठीक है, एक समान वंश साझा किया जाता है। हाँ, वंश तो वही होता है। संयुक्ता का कारण क्या है, कैसे ये लोग एक साथ रह पाते हैं भाई, क्या रीजन है इनका। तो सबसे पहला रीजन है साझा निवास। सब लोग एक साथ रहते हैं,
उनकी जो घर है वो सभी का एक ही है, ठीक है? अलग-अलग कमरे हो सकते हैं, क्योंकि सब शादीशुदा होंगे ऑब्वियसली, लेकिन सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो एक प्रॉपर्टी में रहते होंगे, ठीक है? एक घर में रहते होंगे जिसमें कि अलग-अलग कमरे होंगे ऑब्वियसली। सेकंड चीज़, संयुक्त संपत्ति होती है, सबकी वही प्रॉपर्टी होती है, सभी की एक जैसी होती है, तो इसलिए लोग वो भी डरते हैं एक-दूसरे के जो है जाने से कि भाई अगर हम जाएँगे तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी फिर हमें, तो ये भी एक डर रहता है उसमें। डर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ में। सामुदायिक निर्णय जो है ये लिए जाते हैं अपने घर में, यानी कि समूह, यानी कि अपने घर में जैसे कि हमारे फादर हैं, हमारे अंकल, हमारे ताऊ वगैरह जो होते हैं, चाचा और ताऊ, वो सभी और हमारे दादा सब बैठ के जो है फैसले लेते हैं किसी भी टॉपिक पे कि भाई ये शादी होने वाली है, बताओ कैसे कैसे करना है। तो मतलब घर में जब सभी फैमिली होती है साथ में, तो ये सब चीज़ें होती है और मज़ा आता है, ठीक है? जब सभी लोग घर में होते हैं, तो संभालने वाले लोग होते हैं, हमें बस एंजॉय करना होता है, राइट? नहीं तो फिर हम जब घर में सिर्फ हम ही लोग होंगे ना और हमारे फादर होंगे, तो हमें भी सँभालना पड़ेगा। तो अगर घर में बड़े लोग होते हैं तो ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि हमें सारा काम नहीं करना पड़ता, छोटे-मोटे काम करने होते हैं और बस हमें एन्जॉय करना है। तो ये सामुदायिक निर्णय होते हैं, सभी लोग साथ में बैठ के कोई भी डिसीज़न लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी एक की चल रही है, सभी लोग अपना-अपना विचार देते हैं। पारस्परिक अधिकार और दायित्व, यानी कि सभी की जो राइट्स होते हैं वो समान होते हैं। ऐसा नहीं होगा किसी के पास ज़्यादा अधिकार है, किसी के पास कम है कि भाई जो बड़ा है उसके पास ज़्यादा होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े के पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। अधिकार मतलब राइट्स नहीं, अधिकार उसके पास ज़्यादा होते हैं। अधिकार से मेरा मतलब है कि वो काम ज़्यादा करेगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाएगी उसको अधिकार के मुकाबले। अधिकार किसके पास होंगे? जो बाकी के जो 2 लोग हैं ना, जो घर में जो 2 छोटे भाई-बहन हैं, उनके पास ज़्यादा होंगे। साझा रसोई जो है सबकी होती है, सभी की घर में एक ही रसोई में काम करते सारी बहुएँ। सामान्य धर्म प्रथा जो है भारत में आपको देखने को मिलती है। पदानुक्रम होता है सभी चीज़ों में, रैंक होती है, मतलब पीढ़ियाँ होती है कि भई सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मतलब फैसलों के मामले में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि घा घर में जब खाना बनने की बात आएगी तो भाई जो सस सस घर में सबसे छोटा वाला बच्चा होता है, वो बोलता है कि मैं आज ये खाऊँगा, तो फिर वही बनेगा घर में, ठीक है? साझा ज़िम्मेदारियाँ सबकी होती है और रिश्तेदार और अपनेपन की जो है प्रबल भाषा या भावना पैदा होती है सबके अंदर कि भई हमारे अपने तो हैं ही। तो ये भी एक जो है एक इमोशनली हमारे अंदर कनेक्शन भी होता है अपनेपन को लेके। पर कुछ लोग जो है फैमिली में ऐसे काम कर देते हैं कि भाई वो अपनापन खत्म हो जाता है धीरे-धीरे करके, तो ये भी होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक नीतियों के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो एलपीजी की बात कर रहा है, जो मॉडल आपने अपनाया 91 के बाद, ठीक है? तो औद्योगिक जो है वही 91 आपको याद आना चाहिए, 91 के बाद, ठीक है? 2 और 3 के आस-पास में, मुझे एग्ज़ैक्ट अभी डेट याद नहीं आ रही है। परिणामों की बात करें तो क्या-क्या परिणाम थे, तो भई मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अपनाई, ठीक है? मतलब सब कुछ गोल-मोल के, इसमें हमारा पूंजीवाद भी था और साम्यवाद भी था। औद्योगिक लाइसेंस खत्म कर दिया गया। लाइसेंस राज जो था वो समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले तो हमारा भारत में जो है 91 से पहले की अगर हम बात करें तो लाइसेंस राज था। लेकिन 91 के बाद वो खत्म कर देंगे क्योंकि हमने एलपीजी मॉडल अपना लिया था। ठीक है? सब कुछ हमने इंडिपेंडेंस कर दिया सबको कि भाई जो भी फैक्ट्री है खोलो आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। विदेशी निवेश जो है उसको बढ़ावा मिला। ठीक है? मतलब फ़ाइन बाहर की जो कंपनियाँ थी हमारे भारत में आके इन्वेस्ट करने लगी, तो इससे फ़ायदा होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा हमारे भारत में, ठीक है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो भारतीयों को मिला बहुत मात्रा में। त्वरित आर्थिक विकास हुआ भारत का। ऑब्वियसली पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाएगा, तो पैसा आएगा तो विकास भी अच्छा होगा। मजबूत नीति क्षेत्र का उदय होता है, सेवा क्षेत्र बढ़ता है भारत में, सर्विस सेक्टर्स का निर्माण हुआ। सर्विस सेक्टर जैसे कि एयरलाइंस, ठीक है? और रेलवे, ठीक है? ऐसे ही जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं इनका निर्माण होना और जो हमारा टेलीकॉम वगैरह की जो सर्विसेज़ होती हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया लोगों में, तो जो वस्तु थी वो जो पहले सस्ते में मतलब महँगी में मिलती थी, अब वो सस्ते में मिलने लगी, कॉम्पिटिशन की वजह से। और वस्तु की जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी हो गई। क्षेत्रीय विकास हुआ बहुत जगहों का, स्किल्स बढ़ी बच्चों में, रोजगार सृजन हुआ, असमानता पैदा हुई। ये असमानता भी बढ़ती है जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो एक गलत काम भी होता है। प्रदूषण तेजी से बढ़ता है, वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण, ये सब चीज़ें जो है बहुत तेजी से जो है विकास हुआ। और फिर हमारे जो इंडिया में जो चिड़िया रहती थी बेचारी, छोटी-छोटी क्यूट सी, वो विलुप्त हो गई इस चक्कर में, ठीक है? इस आवाज़ के चक्कर में, वो जो खंभे होते हैं ना टेलीफ़ोन के, उसके चक्कर में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया वनों में रहने वाले आदिवासियों को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जो ये जो होता है ना, एक ये
और एक ये। हमारे भारत में या कहीं पर भी देखी जाए तो जो इंडिया की जो बेसिकली मेनली बात कर रही है, ये जो आदिवासी लोग जो रहते हैं ना, इसको कैसे ये प्रभावित करता है, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत मैंने लिखे हुए यहाँ पे प्रभाव, बहुत कम है वैसे, पर चल जाएगा आपका काम। कि सबसे पहली चीज़ है भूमि हस्तांतरण विस्थापन, यानी कि उन लोगों को अपनी भूमि को छोड़ के जाना पड़ता है, सबसे बड़ा काम तो ये होता है। अभी जैसे कि हसदेव जो है जंगल काटा गया कोयले के लिए, तो औद्योगिकरण के लिए काटा गया ऑब्वियसली, ताकि वहाँ से कोयला निकाला जा सके। तो उस कोयले के चक्कर में हमारे जो वहाँ के मूल निवासी थे, जाति जो बेसिकली जिनको हम एसटी समुदाय कहते हैं, ठीक है, जनजाति समुदाय कहते हैं, उन लोगों को वहाँ से अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा। तो मतलब देखो, अपने घर को छोड़ के जाना बहुत ही बड़ी बात है ना? हम लोग आप लोग सोचो, कभी आप लोगों को जाना पड़ जाए अपने घर से, अपने रियल घर से, आपको बोल दिया जाए कि आप आपका घर नहीं है आप, और आपको कहीं घर भी दिया ना जाए, तो ये कैसा लगेगा आपको? तो ये है, ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। तो संसाधन दोहन होता है, दूसरी चीज़, और आजीविका का नुकसान होता है उनकी, यानी कि जो लोग वो पहले काम करके जो कमा रहे थे, वो नहीं कमा पाएँगे, अब कहीं और जाएँगे, अपन उसको वो काम मिले या ना मिले, ठीक है, वो काम करें या ना करें, वो वहाँ पे जाके भूमि हस्तांतरण जो है मतलब हस्तांतरण का मतलब भूमि छीन ली जाती है उनसे। ऐसे ही मानसरोवर जब बाँध बनाया गया था, तो उस चक्कर में भी वहाँ के जो लोग थे ना, उनको वहाँ से भगाया गया था, मार-पीट के जो भी तरीका था। उनको अलग प्रॉपर्टी भी नहीं दी गई वहाँ पे रहने के लिए कहीं पे। सांस्कृतिक पहचान की हानि होती है उनकी, भेदभाव बढ़ता है उनके साथ में, ठीक है। उसके अलावा ये जो भी मैंने दिखाया है आपको नीचे, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है, ये भी लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको लिखना है आंसर्स में। पारंपरिक आजीविका का छीनना, यानी कि जो भी वो पहले काम करते थे, वो छीन लिया गया उनसे। अब मतलब रोज़गार उनको उनके पास नहीं होगा, वो बेरोज़गार हो जाएँगे, वो भूखे मरेंगे, उनके बच्चे। वनों का व्यवसायीकरण हो जाएगा, ऋण जो है उनको लेना पड़ेगा, जिससे गरीबी बढ़ेगी उनकी, नए क्षेत्रों में शोषण उनका बढ़ेगा। सकारात्मकता क्या होती है, इससे फ़ायदा क्या होता है? वैसे तो फ़ायदा मुझे लगता नहीं ये सब होता होगा, पर फ़ायदा लिखा हुआ है तो पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जागरूकता बढ़ती है उन लोगों में, ठीक है? और विस्थापन में सुरक्षा होती है। विस्थापन से कभी-कभी सुरक्षा भी होती है, ऐसा कह रहा है ये, कि जैसे कि मान के चलो कि बाँध बनाया है, ठीक है? जैसे कि ये बाँध बना दिया और यहाँ पे जो है नदी का आती है बह के, ठीक है? अब यहाँ पे लोग रह रहे थे वो लोग, ठीक है? अपना जो है मतलब बसे रहे थे। अब नदी क्या होगी, तो अगर नदी जैसे कि कभी बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, ये जब बाँध होता है तो वो पानी रोकता है नदी का, तो उससे क्या होगा, वो पानी जो है वो भर के और ओवरफ्लो हो जाएगा और इनके जो है घर में घुस जाएगा, ठीक है? तो ये इस चक्कर को कह रहे हैं कि विस्थापन से सुरक्षा भी होती है उनकी। सशक्तिकरण का मतलब उनको एम्पावरमेंट भी मिलता है, अगर वो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं जाके, मतलब वहाँ से कहीं और जाएँगे नहीं, तो उनको कैसे वो चीज़ों को सीखेंगे, एजुकेशन कैसे ले पाएँगे, तो इसीलिए भी इसके लिए फ़ायदा होता है उसका, ऐसा कह रहा है। आर्थिक अक्सर मतलब आर्थिक अवसर भी मिलते हैं उनको। आप मतलब काम करने के कुछ नए-नए अवसर भी मिल जाते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? मुझे बताना कमेंट करके कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा। और ये भी कह रहा है कि एजुकेशन भी मिल पाती है, उनको जगह छोड़ के जानी पड़ती है, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ होता होगा। वो अपनी जगह से भी पढ़ सकते हैं वैसे। ख़ैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय-बाय। और अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने की। बाय-बाय।